नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महामहिम के सम्मान में, जहां उन तमाम शख्सियतों से मिलने का दौर जारी है जो गुलाब जी के बेहद करीबी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, लगभग सभी जिलों में प्रभारी के पद पर वो रह चुके हैं, पूर्व समिति अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपा में एक जाना पहचाना नाम है और भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। गुलाब जी के बेहद करीबी रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रमोद जी सामर सर की। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज के एक खास कार्यक्रम में। क्योंकि ये कार्यक्रम महामहिम के सम्मान में है और आप तो बेहद करीबी रहे हैं और ये कहें कि अगर दूसरे नंबर के नेता उदयपुर शहर में कहे जाते हैं तो वो प्रमोद जी सामर हैं। तो सर, किस तरह से आपके गुलाब जी के साथ संबंध रहे हैं, क्या आपके संस्मरण रहे हैं, क्या यादें हैं जो आप जहन में आज भी जिंदा रखते हैं? मैं प्रारंभिक समय से विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर राजसमंद संयुक्त जिला का था, तब मैं अध्यक्ष बना था जी। और मैं तो ऐसे ही भाई साहब के पास गया था कि अगला जिला अध्यक्ष जो युवा मोर्चा का बने वो कोई छात्र नेता विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बने जी। इसके नाते मैंने कई नाम भी उन्होंने का नाम सुझाए भी थे। पर 13 अगस्त 87 को जब मैंने सुबह अखबार पढ़ा तो उसमें मेरा स्वयं का जिला अध्यक्ष पे नाम था। क्या बात है। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया। मैंने फोन किया तो भाई साहब ने कहा आप वहाँ बात करिए, कालीचरण जी हमारे अध्यक्ष थे, जहाँ भी कहा। तो मुझे ऐसा लगा कि एकाएक मुझे दायित्व मेरे छात्र राजनीतिक से और विद्यार्थी परिषद की वर्किंग के बाद सोच समझ के उन्होंने दिया और मैं तो आभारी व्यक्त करता हूँ उस वक्त कि एक बहुत बड़ा भौगोलिक जिला था राजसमंद उदयपुर और उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी कि सरकार थी नहीं, संगठन के लिए भी लोकसभा में 2 सदस्य थे, विधानसभा में हार चुके थे। उन परिस्थितियों में भाई साहब के साथ रहते हुए मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने अंगुली पकड़ के राजनीति की पहली सीढ़ी से प्रारंभ कराया और मेरे पूरे युवा मोर्चा के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा काम होता था प्रवास का, उसमें पूरा सानिध्य मिलता। गांव-गांव में युवा मोर्चा को खड़ा करने के लिए जी। चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र रहा हो, क्योंकि मैं बाद में प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा, तो मैं स्कूटर मोटरसाइकिल से निरंतर भाई साहब को जो मैंने देखा उसके बाद मैंने उसी क्रम में जाकर के प्रत्येक जिले मुख्यालय तहसील तक युवा मोर्चा को खड़ा करने का काम किया जी। टीम बनती और टीम बनने के बाद उनका ठीक ढंग से वैचारिक शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो। नियमित रूप से मैं शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाता था जी। और प्रशिक्षण शिविर 1 दिवसीय 2 दिवसीय रात्रि शिविर हुआ करते थे। उसमें आदरणीय गुलाब जी का सदैव केवल व्याख्यान के रूप में नहीं, पूर्ण आवासीय व्यवस्था में स्वयं रह करके छोटी से छोटी चीज को सिखाना, वैचारिक पृष्ठभूमि पर अपनी बात को कहना, कार्यकर्ताओं की सुनना और उसमें से अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे अवसर देने का काम एक शिल्पकार के रूप में आदरणीय गुलाब जी साहब ने किया। तो आज जो मैं देखता हूँ संभाग में जितनी बड़ी टीमें हैं, जो विस्तार है, उसमें कई कई प्रशिक्षण शिविर और आदरणीय गुलाब जी साहब की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने उन्हें शिल्पकार के नाम से भी नवाज दिया है। क्या ऐसी सीख है जो लेके जीवन में आगे बढ़ने की अब राजनीति के लोगों को जरूरत है? उनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं था। कोई महिका लाल उनकी ईमानदारी और चरित्र पर अंगुली नहीं उठा सकता जी। और सादगी से जीवन जीते। हमारे प्रशिक्षण शिविर में उस वक्त की स्थितियों में पूरी और सब्जी का तो काम नहीं था, दाल और थी बस। परंतु स्वयं गुलाब जी उस शिविर में स्वयं रहते, शिविर प्रारंभ होने के बाद चाहे वो अतिथि भी रहते, शिविर के अंत तक उसी सादगी से रहते और हमारे कई शिविरों में तो जो जाजम हम मंच पर बिछाते थे कि भाई अतिथि आए इनके लिए जाजम बिछाओ, उस पर बैठेंगे, गद्दे का काम नहीं था। परंतु रात्रि विश्राम के सोने के लिए अगर बिछौना भी जाजम भी थी तो आदरणीय गुलाब जी वही थे जो चबूतरी पे ना मंदिरों की सीढ़ियों पे सब कार्यकर्ताओं के साथ सोते और एक एक कार्यकर्ता से सीधा संवाद करते। इससे बड़ी सादगी और कोई नहीं हो सकती।
आजकल का जो ज़माना है, आजकल जो ट्रेंड है, छोटा-मोटा पद मिलते ही लोग अपनी गाड़ी पे भी उस पद को कर देते हैं और मतलब वो उस तरीके से। लेकिन जब गुलाब जी की बात आती है तो सारे लोगों का यही कहना है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, हर एक आदमी से संवाद रखता था, हर एक व्यक्ति को जानता था, चाहे जाड़ोल कोटड़ा की बात हो जाए या कुछ कैसी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र की बात हो जाए, क्योंकि उन्होंने ग्रास रूट लेवल से काम किया था। मैंने तो उनके साथ पूरे संभाग में एक बार नहीं अनेक बार दौरे किए। हुँ, जब साधन नहीं थे तब भी हम जैसे तैसे व्यवस्था करके जाते, या दो पहिया वाहन पे भी गए, तब भी मैंने दौरे किए हैं। और आपको तो आश्चर्य होगा सुन के कि वो अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि पर इतने कट्टर रहते थे अपनी बात को कहने के लिए, हुँ, किसी के दबाव और प्रभाव कभी नहीं आता था। हमने कोटड़ा में भी और केलवाड़ा में भी, मैंने स्वयं ने भी ऐसी सभाओं में भाषण दिए हैं जी। जहाँ एक श्रोता नीचे बैठने को तैयार नहीं। हुँ, और कोटड़ा में तो मेरे साथ अनेक ऐसे श्रेष्ठ वक्ता भी थे, उनको भी देना पड़ा। तब निश्चित रूप से हम कहते थे भाई साहब को बैठा ही नहीं, क्या बोलेंगे। भाई साहब कहते थे भाषण ठोको, आज नहीं तो कल सुनेगी, दीवारें बोलेगी। हुँ, अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि से मत घबराओ, क्योंकि अपनी बात में अगर दम होगा तो निश्चित सुनेंगे। आज किसी वातावरण से, भय के वातावरण से, दबाव से लोग नहीं सुन रहे होंगे, पर अगर दूर भी सुनेंगे तो उनके कानों में आवाज जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। सर आप काफ़ी करीबी रहे हैं उनके। कहते हैं कि उनका कोई विरोधी कभी नहीं रह पाया, होता भी था तो चुनाव से पहले समर्थक बन जाते थे। ऐसी क्या रणनीति उनकी थी? क्योंकि आप बेहद करीब थे, इसलिए शायद आपको दूसरे नंबर का नेता कहा जाता है। क्यों देख रहे हैं लोग आपको भी क्या होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कई बार टिकट के दौर आते थे, पंचायत राज, नगर पालिका, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, कई बार संगठन में मनोनयन की स्थितियां, तो कार्यकर्ता कई बार महत्वाकांक्षा भी रखता है, अपेक्षा भी रखता है। बिल्कुल। अवसर नहीं मिलता है तो तात्कालिक समय में थोड़ा सा देर न रखते हुए आक्रोश में अभिव्यक्ति कर देता है। हुँ, पर उन्होंने पितृतुल्य स्वभाव रखा। अगर जो जिस भाषा में भी बोला उसका उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया, हुँ, न बदले की भावना से लिया, उसको धैर्य के साथ सुना। और अंततः उस कार्यकर्ता को इस बात का एहसास हो गया कि जो भी मैंने कहा या मैंने शब्दों का उपयोग किया, वो भावावेश में किया, आक्रोश की अभिव्यक्ति की, पर मैं गलत था। हुँ, मैं वो पुनः उसी मूलधारा के साथ रखता था। क्यों कि भाई साहब सुबह 8 बजे से रात्रि सोने तक केवल और केवल संगठन के काम करते थे, तो लोगों को लगता है कि व्यक्ति के मन में कोई स्वार्थ नहीं है, और जो इन्होंने निर्णय किए हो सोच समझ के होंगे। और कई बार ऐसे निर्णय भी होते हैं जो हो सकता है कई लोगों को प्रिय नहीं लगते, स्वयं को भी लगते, हमको भी लगते, पर सामूहिक निर्णय होने के बाद एकजुट होकर काम करना, ये उनकी विशेषता है। आपने जिक्र किया था कि उनकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। साथ ही वो किसी को भी कुछ कहना होता तो मुंह पर कहते थे, ये उनका गुण था। कभी इस चीज का शिकार प्रमोद जी हुए हैं या प्रमोद जी से कभी कोई अनबन हुई है? क्योंकि बीच में ऐसी खबर आई थी कि आपके साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है, आपने राजसमंद से भी प्रभारी के लिए टिकट मांगा था, तो वो सब चीज जो हुई थी वो कैसे हुई थी? देखो, उसके लोग बारे में कहते जानना। हैं, मैं आज भी आपको कहता हूँ, चुनाव से पूर्व हमेशा कहते थे कि सभी लोग अपने लिए जो मन में है कि मैं यहाँ से प्रत्याशी बनने का प्रयास करूँ। जी। उदयपुर से भी कई लोग, जब गुलाब जी साहब का मालूम था कि चुनाव भाई साहब लड़ेंगे, भाई साहब लड़ने चाहिए, तब भी लोग ये कहते थे गुलाब जी स्वयं कि आप अपना प्रयास करिए, जी। आपको टिकट मिलेगा तब भी मैं काम करूंगा, मुझे मिलेगा तो सब मिलके काम करेंगे। पर इस काम के टिकट की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को लत्ते मत मारो, एक दूसरे के प्रति विमर्शता मत मिलाओ, क्योंकि काम सबको साथ मिलके करना है। और ऐसा नहीं, जहाँ भी वो गए होंगे, बाहर भी गए, सब जगह 2-2, 3-3 प्रत्याशियों की होड़ तो रहती है जी। पर सदैव उन्होंने इसी बात की सीख दी कि मैं किसी को नहीं रोकूंगा। आप अपनी बात को पुरजोर शब्दों में पार्टी में कहिए। अगर आपको पार्टी टिकट देगी, जी। सहमत हैं या असहमत होंगे, पर टिकट देने के बाद हम एकजुट होकर के काम करेंगे। यही उनके काम की सबसे बड़ी विशेषता थी। घर कभी नहीं बैठे। जी। अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो समझाइश का दौर अब चलेगा नहीं, आप लोगों को समझाने वाले हैं नहीं, तो पीछे की राजनीति को अब आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि गुलाब जी की अब सक्रिय भूमिका यहाँ की राजनीति में नहीं रहेगी उस तरह से।
स्वाभाविक है, आज जिस संवैधानिक पद पर रहे वो गए हैं, तो उसके बाद क्योंकि पहले तो कोई भी बातचीत होती या स्थिति बनती तो भाई साहब निश्चित रूप से सही मार्गदर्शन करते थे। पर मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने एक शिल्पकार के रूप में इतनी बड़ी श्रृंखला में कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। सब कार्यकर्ताओं को उसको धरोहर समझना चाहिए, अक्षुण्ण रखना चाहिए, पर केवल अपने तक संग्रहित नहीं रख करके नई पीढ़ी को भी समर्पित करना है। तो अगर उन्होंने हमारा सही निर्माण किया है जी, तो उसको प्रेरणापूर्ण मानते हुए हमको उसी रास्ते पे सबको साथ काम करना चाहिए। सर आपने यहाँ पर महत्वाकांक्षा की भी बात की है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना लाजमी है। अब चूंकि विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, तो किस तरह की महत्वाकांक्षा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फहरिस्त में शामिल हैं और विधानसभा सीट के लिए अब अपना दमखम आजमाने लगे हैं गुलाब जी के जाने के बाद, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसे काम करेंगे? मैं तो सभी से एक ही निवेदन करूंगा, प्रयास सबको करने चाहिए। किसी को रोकने के लिए कोई दबाव प्रभाव किसी की आवश्यकता नहीं है। संगठन जो उचित समझेगा और जो निर्णय करेगा उसको सर्वोपरि मानते हुए उस निर्णय को स्वीकार करके उस काम को आगे बढ़ाएं। तब तो हमें लगेगा गुलाब जी ने जो सिखाया उसका हमने आगे अनुसरण किया। संगठन सर्वोपरि की भावना उनकी रहती थी हमेशा, और बहुत सारे सपने उन्होंने उदयपुर के लिए, मेवाड़ के लिए देखे थे। कुछ सपने जो शायद नहीं पूरे हो पाए, और अब जो आप लोग हैं पीछे की जो कमान संभालेंगे वो सपने आप लोग पूरे करें, तो वो सपने कौन से रह गए हैं जो अधूरे? निश्चित रूप से उन्होंने हाईकोर्ट बेंच के लिए बहुत जबरदस्त और अनेकों बार आंदोलन किए, और आंदोलन भी जमीन पर रह जिस स्तर पे किए हैं। आज भी उनके मन में इच्छा थी कि राजस्थान का आदिवासी दक्षिणांचल बाहुल्य क्षेत्र है, तो उदयपुर में हाईकोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। हम सब कार्यकर्ताओं को चाहिए उस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं। मानसी वाका के प्रति उन्होंने सदैव, उनका एक बड़ापन भी था कि वो हमेशा सुखाड़ा जी को इसका श्रेय देते थे, और उन्होंने जहाँ जहाँ अवसर मिला उसको आगे जितना क्रियान्वित कर सके, शहर के लिए, दूसरे आसपास के क्षेत्रों के लिए ठीक पेयजल की व्यवस्था हो, इसके लिए मानसी वाकर उनकी प्रायोरिटी थी। तो निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि क्रियान्वित होनी चाहिए, केवल घोषणाओं से नहीं होगा। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी गुलाब जी वैसा हमेशा इस बात से चिंतित रहना चाहते थे, कहाँ फ्लाईओवर होने, एलिवेटेड रोड होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत लोगों की नाराजगी के बाद भी आज शहर की कई नई जो रोडें खुली है, जो 60 फीट 80 फीट 100 फीट है, उसमें गुलाब जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि वो स्वयं जब निकलते थे और किसी कष्ट को या चीज को देखते थे तो उसको केवल महसूस नहीं करते थे, उसका क्या निदान हो सकता था, उसके लिए वो प्रयास करते थे। एक चीज और उनके जहन में थी, आयर नदी को लेकर भी उन्होंने काफी सारा प्रयास किया जो अब तक अधूरा ही है, और काफी आयर नदी का हमेशा नगर निगम के माध्यम से वो जब भी वहाँ आते थे, और मैं निर्माण समिति में था, हमने भी इसके लिए बहुत प्रयास किए। और उदयपुर शहर जो पर्यटन की दृष्टि से नंबर 1 आता है, और आज भी उदयपुर की आम जन की आय का एक स्रोत पर्यटन के माध्यम से है। तो ऐसी स्थिति में आयर नदी को निश्चित रूप से जितनी खूबसूरत और जितनी अच्छी की जा सके, और जो गुलाब जी साहब का भी सपना था कि विश्व में लोग देखने के लिए यहाँ आए, जो हम उदाहरण देते हैं वो उदाहरण उदयपुर का बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो हमको प्रयास क्या लगता है सर, प्रयास सफल हो पाएगा? क्योंकि काफी लंबा ये सपना था, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। काम हुआ भी आयर के सौंदर्यीकरण का, तो वो पानी के साथ बह गया। देखो, अभी अपन अच्छा सोच के कोई काम को प्रारंभ करते हैं तो कुछ अवरोध भी आते हैं, कुछ बाधाएं भी आती है, पर इसका मतलब नहीं हम उस रास्ते को ही छोड़ दें। उनका भी निदान निकालते जाएं, समाधान भी निकालते जाएं, पर जो हमने लक्ष्य तय किया है कि आयर की नदी को श्रेष्ठ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, उसके लिए अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, इस बार ये प्रयास जरूर सफल करते हैं। सर, निगम की राजनीति अगर बात कर लें तो काफी मनमुटाव भाजपा के इस बोर्ड में भी देखने को मिला है। छठा बोर्ड है और छठे बोर्ड में देखने को मिला, आपसे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। कांग्रेस में जरूर देखने को मिलता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। किस तरह से ये जो मनमुटाव है पार्षदों के आपस में, वो किस तरह से दूर अब होगा? क्योंकि अब समझाइश भाई साहब नहीं कर पाएंगे, वो अपना सब कुछ करके चले गए। अब प्रभारी के तौर पे उन्होंने रविंद्र जी को भी सीट पर बिठा दिया है, लेकिन अब वो नहीं है, तो कैसे होगा? मैं अभी भी ये मानता हूँ
गुलाब जी एक विषय हमेशा कहते थे कि केवल एक ही फूल से माला बनाओगे तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगी, सभी फूलों का समावेश करो, यानी कि सर्वस्पर्शी करो, सब ग्राही करो, सब व्यापी करो, मतलब सभी का समावेश होना चाहिए। तो वो खूबसूरत माला तो बना करके निगम में उदयपुर की जनता को छठी बार उदयपुर जनता ने ये अवसर दिया है। हमारे पार्षद बंधुओं बहनों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जिस शिल्पकार ने इस मूर्ति को गढ़ने के लिए और इस काम को बनाने के लिए जिस तरह के सपने देखे हैं, अपना अहंकार हम थोड़ा सा त्याग दें, सामूहिक निर्णय की प्रवृत्ति पे आए और वही संगठन के भी हित में है और शहर की जनता ने जो हम पे विश्वास व्यक्त किया है उनकी आकांक्षाओं को खरा उतरें। इसके लिए नियमित बैठक, नियमित चर्चा और संवादहीनता न रह के सामंजस्य बना रहे, सामूहिक निर्णय के बाद किसी तरह की दूसरी बात न हो, उसकी क्रियान्विति इसका एकमात्र रास्ता। जाते जाते जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जनता सोच रही है कि क्या होने वाला है, कौन हमारी कमान संभालेगा, तो जनता को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो। मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार भी करता हूं और उदयपुरी जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आपने जितना स्नेह और प्यार दे करके एक सामान्य कार्यकर्ता को, आज मैं ये कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं, एक कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष, एक स्वयंसेवक से महामहिम तक का सफर और एक श्रेष्ठ वक्ता के रूप में, प्रखर वक्ता के रूप में जो पहचान दी, उसके कारण से आज आदरणीय गुलाब जी साहब आसाम के महामहिम राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने हम सब अनेकों अनेक कार्यकर्ताओं को यह महती जिम्मेदारी और भूमिका दी है कि उनको हम स्वयं उनको प्रेरणापुंज मान करके निरंतर अनवरत काम करें, जिस तरह से गुलाब जी साहब चिंता करते थे और भाजपा का विस्तार करने के लिए प्रत्येक वर्ग में, समुदाय में हम निरंतर संपर्क रहें। और ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव उदयपुर की जनता के साथ खड़ी रहेगी, विकास में, प्रगति में और हर कार्य में भारतीय जनता पार्टी पूर्वत अपने कार्य को उत्तरोत्तर प्रगति में ले जाएगी। सर, आप यहाँ पधारे और अपने संस्मरणों को साझा किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रमोद जी सांबर हमारे साथ मौजूद थे, जो बीजेपी के दूसरे नंबर के नेता भी माने जाते हैं और विधानसभा के लिए प्रबल दावेदार के रूप में भी इनका नाम उस फहरिस्त में शामिल है। इनका साफ तौर पर कहना है कि एक फूल से किसी भी माला को नहीं बनाया जा सकता है और शायद यही सोच रखते हुए गुलाब जी ने प्रमोद को चुना था, ताकि आगे जाकर प्रमोद बीजेपी की जो बहुत बड़ी पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके लिए काम कर सके। और जिस तरह से वटवृक्ष तैयार किया है, जो पौध उन्होंने तैयार की है, इनका कहना है कि वो शिल्पकार के रूप में हम लोगों को गढ़ के गए हैं और जो उन्होंने मूर्ति घड़ी है बीजेपी के रूप में, यहाँ के कार्यकर्ताओं के रूप में, वो एक सफल राजनीति का संचालन उनके बाद जरूर करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।